JIT रिपोर्ट के बाद मुस्लिम लीग नून कशमकश में, इस्तीफा या मुकाबला। वजीर आजम ने काबीना का हंगामी इजलास भी कल तलब कर लिया। अपोजिशन वजीर आजम को घर भेजने पर मुसर। पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी। अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी बराए इंसानी हुकूक का जायजा इजलास। सजाए मौत, गैरत के नाम पर कत्ल और इजहार राय पर कदगन। क्या पाकिस्तान GSP+ हो सकता है? लाहौर में गरीब का लख्ते जिगर, जबरो तशद्दुद की नजर। MPA के घर से कमसिन घरेलू मुलाजिम की तशद्दुद ज़दा लाश बरामद। कब तक मासूम बच्चे कमजोर कानून और गुर्बत और अफलास की भीड़ चढ़ते रहेंगे? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वॉइस। मैं हूं अंबर शमसी। पैनामा केस के लिए तश्कील दी गई मुश्तरका तहकीकाती टीम का इल्ज़ाम है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से जब सवाल किए गए तो उन्होंने या तो गोल मोल जवाब दिए या खामोशी इख्तियार की। जब उनसे पूछा गया कि आपने तकरीर में कहा है कि अजीज़िया गल्फ स्टील मिल्स का रिकॉर्ड दस्तयाब है लेकिन दिया नहीं, वज़ीर आज़म का जवाब था कि शायद स्पीकर को दिया हो। याद रहे कि शरीफ ख़ानदान का मौक़िफ़ है कि एवनफील्ड हाउस पार्क लेन फ्लैट्स की मिल्कियत और ख़रीदारी का मामला गल्फ स्टील मिल्स की फ़रोग़ से शुरू हुआ और वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर स्पीच कौमी असम्बली में जो दी थी यही मौक़िफ़ तब भी अपनाया था। उनसे ये भी सवाल पूछा गया कि आपने 2005 में जब मियाँ शरीफ की वफ़ात के बाद फैमिली सेटलमेंट जब हुआ था तो गल्फ स्टील मिल्स और एवनफील्ड का मामला आप में ज़ेर बहस आया तो वज़ीर आज़म का जवाब था कि तब हसन हुसैन के पास है, मेरे ख़्याल में हसन उसका मालिक है, मुझे पूरा यकीन नहीं। 17 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट JIT की रिपोर्ट के हवाले से समाअत करेगी और आइंदा का लाहे अमल तय होगा। नाअहली की कानूनी कार्रवाई होगी या मज़ीद तहक़ीक़ात होंगी। लेकिन इस दरमियान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जमात के सरबराह वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ऑप्शन महदूद हैं। इन सब में सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल पैदा हो सकती है, हो रही है। इख़लाक़ी बुनियाद पर मुस्ताफ़ी हों, अपने खिलाफ इल्ज़ामात का मुकाबला करें, जमहूरी शहीद कहलाएं या वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठ कर चैलेंज करें। क्या वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने 2014 के धरने के बाद पार्लियामेंट को नज़रअंदाज करने की गलती कर दी? और जनीवा स्विट्ज़रलैंड में पाकिस्तान की इंसानी हुकूक की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जा रहा है। अगर एक तरफ जमहूरी निज़ाम हलचल का शिकार रहा तो जमहूरी हुकूमत के दौर में इंसानी हुकूक की किस हद तक पामाली हुई? शुरू कर टॉप स्टोरी से। यूसुफ गिलानी साहब जो है वो सजा को तस्लीम नहीं कर रहे और फिर कहते मैं अपील में जाऊंगा। मैं अपील से पहले नीचे उतरो, घर जाओ, जब घर जाओगे अपील करो। अगर अपील में तुम्हारे खिलाफ फैसला होता है तो तुम बिल्कुल घर जाओगे, नहीं होता तो फिर तुम वापस अपने वजारत उज़्मा के मनसब पे आ जाओगे। लेकिन ये बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और आप उसको मानने से इनकार करो। मेरा ख्याल है कि अब इस कन्विक्शन के बाद वज़ीर आज़म को फौरी तौर के ऊपर जो है वो अपना ओहदा छोड़ना चाहिए, उनको स्टेप डाउन करना चाहिए। गिलानी साहब, ये तुम्हारे अकेले का पाकिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान 18 करोड़ अवाम का है जिन्होंने कुर्बानियां देकर इस मुल्क को बनाया और तामीर किया है। मेरा अपने आप से ये अहद है कि अगर कमीशन की तहकीकात के नतीजे में मुझ पर कोई इल्जाम साबित हुआ तो मैं एक लम्हे की ताखीर के बगैर घर चला जाऊंगा। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मुशाहिदुल्लाह खान। बहुत बहुत शुक्रिया मुशाहिदुल्लाह साहब वक्त देने का। हमने कुछ क्लिप्स भी सुनाए गिलानी साहब के हवाले से। बहुत सारे लोग जिनमें सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन जमातें नहीं हैं, तज्ज़ियाकार, अखबार वगैरह कह रहे हैं कि जमहूरी तसलसल और जमहूरी निज़ाम की मजबूती के लिए बेहतर है कि अब जब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ करप्शन के चार्जेस इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं, मामला आगे बढ़ रहा है, तो वो इस्तीफ़ा दे दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो ये है कि ये इस्तीफ़े की बातें पिछले 4 साल से हो रही है, कोई नई नहीं है। लेकिन अब तो मामला फ़र्क हो गया ना, अब तो कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं। मैं भी बताता हूँ आपको कि कैसे फ़र्क है। पहले तो कमीशन बना था ना, उसकी रिपोर्ट थी, उसको तो इन्होंने माना नहीं था, ठीक है। अभी तो JIT है ना, JIT सैकड़ों तो ज़रूर बनी हुई है इस मुल्क में, ठीक है। अभी एक लेटेस्ट JIT का हशर मैं आपको बताऊं, जो ये डॉक्टर आसिम पे बनी थी, जिस पे 483 अरब रुपए
कि करप्शन का इल्ज़ाम है, ठीक है, उसकी रिपोर्ट मुस्तरद हो गई, उसकी रिपोर्ट मुस्तरद हो गई, ठीक है। अच्छा, अब ये JIT जो है, ये उस JIT के पीछे एक मुकदमा था जिसका मैंने अभी डॉक्टर आसिम वाली, इसके पीछे कोई मुकदमा नहीं है, कोई FIR नहीं है। और जिस तरीके से ये JIT बनी है, इसकी मिसाल ना पाकिस्तान में मिलती है ना दुनिया में मिलती है, कि ढूंढ ढूंढ के ऐसे लोग उसमें लगाए गए हैं जो गरज रखते हैं PMLN और नवाज शरीफ से, ठीक है। और इसका इजहार पहले दिन से कर दिया गया था। होना ये चाहिए था कि ऐसा ना किया जाता। इंसाफ जो है ना, उसको नज़र आना चाहिए। अच्छा, जो JIT की रिपोर्ट है बहुत तफसीली है, कुछ उसमें खामियां भी होंगी, लेकिन एक थरो इन्वेस्टिगेशन 60 रोज़ के अंदर अंदर जितनी हो सकती थी वो तो हुई। देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन है, ये इन्वेस्टिगेशन वाले क्या ये करते हैं कि तुम फ्रॉडियो हो, तुम धोखेबाज हो, तुम फलाने हो। ये दुनिया की किसी इन्वेस्टिगेशन में इस तरह की गुफ्तगू होती है? ये तो अभी तक ये नहीं पता कि ये देखा ना, एक कैप्टन सफदर ने बाहर आके कहा कि सवाल कहीं और से आ रहे थे, मतलब इसका कोई जवाब नहीं दिया। व्हाट्सएप रिपोर्ट है, उसका कोई जवाब नहीं है। वो तस्वीर लीक जो है, उसका कोई जवाब नहीं है। ये जो है, इसके बारे में ऐसी ऐसी बातें पता लगी है कि चीथड़ा भी इसको कहना जो है ना, वो कम है इस JIT रिपोर्ट को। इसकी बुनियाद पर मेरी बात सुने। लेकिन यहाँ जो मैं सवाल करना चाह रही हूँ कि क्योंकि ज़ाहिर है अभी दानियाल अजीज़ वगैरह वगैरह इन सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, पहले रोज़ से यही कहा जा रहा है कि ये रद्दी का कागज़ है JIT। ये तो ज़ाहिर है चैलेंज करेंगे, आगे क्या होगा ये तो हम देखेंगे। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी कुछ आवाज़ें हैं, कुछ हल्के हैं जो कह रहे हैं कि शायद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ के लिए बेहतर है कि इस्तीफ़ा दे दें। किसी एक आदमी ने भी PMLN से ये बात नहीं की। कुछ खबरें तो आ रही हैं जो इजलास, जो गैर रस्मी इजलास, जिस तरह से JIT ने ज़राए के हवाले से खबरें दी हैं ना JIT में, मतलब ये लोग बन गए हैं। ज़राए थे जो व्हाट्सएप की भी कॉल की भी बात हुई थी, वो भी ज़राए से थी सर? नहीं, ज़राए से तो थी नहीं उसमें, लेकिन वो मान ली गई थी ना कि वहाँ से गई है, ठीक है, लेकिन उसकी तरदीद नहीं हुई ना। हम तो तरदीद कर रहे हैं। अब मुझे बात बताएं कि JIT ने भी कि ये मीडिया इसको यूज़ करता है, सोर्सेस को, JIT भी कभी इसको यूज़ करती? क्या ये मीडिया के लोग हैं? भाई मीडिया अपने ज़राए बताए ना बताए, ये उसका मसला तो नॉर्मली नहीं बताते। तो ज़राए के हवाले से आप ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिसका कोई वजूद ही नहीं है। मरियम के बारे में कहा कि जी उसने वो जो फॉन्ट वो कह ले, हाँ वो जी 2007 में था तो वो 2004 था। फोरेंसिक एनालिस्ट है, उनका यही ख्याल था। जो इंडिपेंडेंट जो लोगों ने पूछा है, जो ये फॉन्ट बनाने वाले हैं, उनका भी यही ख्याल है कि मुश्किल है कि इस्तेमाल हो। जाहिर है अभी तो ये चीजें सामने आएंगी। वो तो सामने आ गया ना कि 2004 से है, तो वो तो गलत होगी ना इनकी बात। नहीं, अभी गलत नहीं हुई, हो गई। इनकी हर बात गलत है, इसलिए कि इन्होंने जितने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो सर्टिफाइड नहीं है। अब देखें मसलन UAE के लेटर को बड़ी तोप चलाई है इन्होंने, वहां तो पहुंच गए। कतर का जो लेटर आ रहा है वो एम्बेसी से भी तस्दीक शुदा है। सुने मेरी बात, ये वाला नहीं है, इनका कोई लेटर तस्दीक शुदा नहीं है। जो तस्दीक शुदा है उसको मानना नहीं है, जो गैर तस्दीक शुदा है उसको मानना है। तस्दीक शुदा जो है, इन्हें मालूम है कि अगर वो आ गया कतरी का तो इनके सारा जो है ना, वो जो इन्होंने ताजमहल बनाया वो ज़मी बोस हो जाएगा, तो इसलिए ये उसकी तरफ गए नहीं है। तो मुझे आप एक बात बताएं कि किसी JIT रिपोर्ट में भी कभी किसी ने मुतालबा किया है? मैं इन मुतालबा करने वालों से पूछ रहा हूँ, आप भी फरमा रही हैं कि जी इस्तीफ़ा दे दें। क्यों दे दें भाई? उनका तो जो रिकमेंडेशन है, जो सिफारिश है, वो तो ये है कि नैब रेफरेंस जो भी है सिफारिश। मैं पहली बात तो ये कह रहा हूँ, ये जो कह रहे हैं ना कि इस्तीफ़ा दे दें, इन्होंने अभी उसको पढ़ा ही नहीं JIT रिपोर्ट को। नंबर 2 बात यह है कि पढ़ा भी है फर्ज करो जी, तो भाई JIT रिपोर्ट में सरकारी मुलाजिम बैठे हुए हैं 4, 5, 6 सरकारी मुलाजिम के कहने पर इस्तीफ़ा दे दें। अच्छा, वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है, उसमें मुखालिफ पार्टी के लोग बैठे हुए हैं और उन्होंने अपने कंडक्ट से प्रूव कर दिया कि हम तुम्हारे खिलाफ हैं, ठीक है। उसके बाद उनकी रिपोर्ट पर इस्तीफा दे दे। सरकारी मुलाजिम जो हैं वो ज़ाहिर है अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं, वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। किसी का कोई तजर्बा नहीं है इन्वेस्टिगेशन का, ये भी चेक करा के देख लें, एक का भी नहीं है तजर्बा,
कोई बात हो, किसी का तजर्बा हो। लेकिन जो उनको मैंडेट दिया गया था उसके तहत तो जो उन्होंने काम किया, चाहे वो सरकारी पहले मैंडेट दे दिया। अच्छा, कौन इस्तीफे का मुतालबा दे सकता है? सरकारी मुलाजिम नहीं दे सकता, फिर कौन कर सकता है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट करेगा ना। देखें, अच्छा। कोई फोरम फैसला करेगा जिसके फैसले गलत या सही उस पर बाइंडिंग होती है, मानना है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम भी मानेंगे, हमने हमेशा माना है। लेकिन ऐसी JIT बन जाए, उसका फैसला कौन मानेगा? JIT की ये जो JIT थी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, इसकी सुपरविजन सुप्रीम कोर्ट करती रही है, उनकी रिपोर्ट्स भी जमा होती रही हैं, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के अंडर ही आया। अंडर नहीं होता, ये किसने कह दिया अंडर है? मतलब 4 सरकारी मुलाजिम को वो कोई काम कह दें तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर हो गए, सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा हो गए सरकारी। तो फिर इसका मतलब है देखें, मैं आपको बात देखें, इसका असल में आप तो इसके मेरिट पे बात कर रही हैं ना, हम इन कामों के एक्सपर्ट नहीं हैं। इसका हर चीज़ का सियासी पहलू होता है, वो है असल के ये हो क्यों रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। और ये को पहली दफ़ा नहीं हो रहा है इस मुल्क में, बहुत सारी दफ़ा हुआ है। बात नवाज शरीफ के जो 1960 के बिजनेसेस हैं उसके बारे में बात की जा रही, मुझे साल पुरानी बात याद नहीं होती, मैं बाद वक़्त अपने रिश्तेदारों के नाम भूल जाता हूँ, ठीक है। आप पूछ रहे हैं ये बताएं कि उसने वज़ीर आज़म बन के क्या किया है। असल बात ये है, देखें 2014 का धरना क्यों हुआ था, ये किराए के गोरीले हैं, ये जो इस्तीफे मांग रहे हैं ना, ये मर्सनरीज हैं, ये कठपुतलियां हैं। किसके मर्सनरीज हैं? किसी ना किसी के तो है ना, पहले भी मर्सनरीज साबित हुए थे, वो तो ताहिरुल क़ादरी। अगर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, साजिश कह रहे हैं, मर्सनरी कह रहे हैं, तो ये भी तो बताएं कि कौन है मर्सनरी, किसके हैं, कौन कर रहा है? कोई ना कोई तो देखे ना, मैं उस वक्त से एक बात कर रहा हूँ, अब बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि ये CPAC को सबूटाइज करना चाहते हैं और उसके लिए ये आलाकार बने हुए, इसका मुआवजा वसूल किया, और भी बहुत सारे लोग फिर रहे हैं यहाँ पे। एक ग्रेट गेम तो दुनिया में जारी रहती है ना, और CPAC बहुत बड़ा गेम चेंजर है, इसकी सज़ा नवाज शरीफ को देना चाहते हैं दुनिया के कुछ लोग, और वो इन स्टूजिस को इस्तेमाल कर रहे हैं, इतनी सी बात है। अच्छा, तो ये जो CPAC और इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी साजिश, इंटरनेशनल कंस्पिरेसी की बातें जो हो रही हैं, इट्स एनीबडी बाइंग दिस? क्योंकि जब तक आप कुछ सबूत नाम नहीं लाएंगे तो ये तो वैसी जैसे कहते हैं ना कि रेटरिक हो जाता है। सबूत ये रेटरिक नहीं है ना, बात ये है कि 2014 का धरना जो है उसका आउटकम क्या है? उसका आउटकम ये है कि चाइना का सदर जो CPAC कर रहा है उसके दौरे को 1 साल डिले कर दिया। मेरी बात सुनिए, उसका आउटकम ये है कि 800 अरब रुपए का आपकी इकोनॉमी को नुकसान हो गया, ठीक है, ये आउटकम है ना। अच्छा, ये किसके फेवर में जाता है, किसके खिलाफ जाता है? ये CPAC के हक में है या खिलाफ है? अभी एक दिन में 200 अरब का नुकसान हुआ है, एक दिन में। अच्छा, लेकिन जो पैनामा पेपर्स है उसमें सिर्फ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की फैमिली के नाम नहीं थे, और भी बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक था, मुल्क भर से, दुनिया भर में लोगों का ताल्लुक था। तो ये तो ना इमरान खान ने करवाया, ये किसने करवाया? जिसने भी करवाया। पहली बात तो ये है कि पनामा पेपर हैं, उनका डिस्क्लेमर ये है कि ऑफशोर कंपनियां होना कोई बुरी बात नहीं है, कोई नाजायज़ बात नहीं है। 450 लोगों के नाम हैं, इमरान खान का एडिशन हो गया, मज़ीद उसकी बहनों का भी हो गया, ठीक है। ये उस वक्त तो पता ही नहीं था। मैं ये समझता हूँ कि ये जितने लोग इस्तीफ़े का मुतालबा, अब मतलब आसिफ जरदारी साहब मुतालबा कर रहे हैं ना, उनकी जमात का फंडामेंटल जो यानी कि उनके मकासद हैं ना, अजीम मकासद, वो है करप्शन करना। वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये इस्तीफ़ा दो जी, ये तो ये। लेकिन उनके तो 2 वज़ीर आज़म भी कुर्बान हुए। वो वज़ीर आज़म कुर्बान किस बात पे हुए थे? अभी जो आपने मियाँ साहब की चलाई है ना, मैं आपको अदालत का जो केस था, नहीं, उन आज की सूरत हाल उस वक्त की गलत है, ये जो इसका इतलाक़ करते हैं ना, उस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी पे फर्द जुर्म आयद हो चुका था, उसके बाद वो कन्विक्ट हुआ था। जब कन्विक्ट हो गया, सज़ा हो गई, तो उस वक्त मुतालबा बनता है क्या नवाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कोई फर्ज जुर्म आयद की है? अभी तक तो नहीं। कोई कन्विक्शन की है तो किस बात का इस्तीफा? लेकिन अगर उस पॉइंट तक जाएंगे तो फिर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ खुद इस्तीफा देंगे? नहीं, वो जाहिर है उसके बाद नाअहल होने का इंतजार करेंगे। उसका वो देखते हैं ना जी, सुप्रीम कोर्ट को भी तो देखना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, करें तो सही ना। देखें, ये जो अदालतें हैं ना, मैं आज की अदालत की बात नहीं कर रहा, ये जो अदालतें हैं ना, इनका माजी भी तो कोई इतना अच्छा नहीं है ना। इस मुल्क में जितने मार्शल्ला लगे हैं अदालतों के साथ मिला के लगाए गए हैं ना। नजरिया ज़रूरत मैंने या आपने तो नहीं ईजाद किया था,
इन्होंने ईजाद किया था, तो इन्हें भी अपने पुराना जो माजी है ना उसको तो धोना है ना। तो मुझे तो बड़ी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कि वो इस तरह का कोई फजूल फैसला हो ही नहीं सकता। लेकिन मुशाहिदुल्लाह साहब, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ या शरीफ ख़ानदान को जमहूरियत और इनसे कैसे जोड़ा जा सकता है? ये तो ख़ानदान की बात है, उनकी बिजनेस की बात है, करप्शन के इल्ज़ाम। अमेरिका में जमहूरियत है या नहीं है? जी बिल्कुल है। तो वहाँ बुश की फैमिली जो है वो है या नहीं है ना? कार्टर की फैमिली है या नहीं? उसकी बीवी भी सदर, तो खुद भी सदर, बीवी बन नहीं सकी, वजीर खर्जा फलाना ये वो, दुनिया भर के और ममालिक का नाम लूँ अगर आपके पास टाइम है तो। नहीं, वो फैमिली तो ठीक है, लेकिन हम तो बात मुझे एक मेरे सवाल का जवाब दें कि क्या नवाज शरीफ को 1.5 करोड़ वोट मिला या नहीं मिला, ये मुझे बताएं। बाकी बातों को छोड़े फैमिली। लेकिन मरियम, ये जो डॉन चला रहे हैं लोग, मरियम नवाज, मुझे बताएं ये जो डॉन जो के मालिक हैं ये फैमिली नहीं है, तो फैमिली होना कोई बुराई है क्या? फैमिली में कोई हर्ज नहीं। ये बात पूछी जा रही है कि क्या जमहूरियत मुंसलिक है सिर्फ शरीफ खानदान से? जाहिर है नहीं, जमहूरियत मुंसलिक है पाकिस्तान के अवाम से जो शरीफ फैमिली को वोट देते हैं, पूरी शरीफ फैमिली को वोट दे रहे हैं। मतलब जो भी लीड कर रहा है, नवाज शरीफ लीड कर रहा है, वो PMLN है, पूरी पार्टी है, को मजाक तो नहीं है। आप इसको इस तरह से ना लेके जी खानदान है, मैं उसके खानदान का आदमी हूँ, सेनेटर बना बैठा हूँ, उनका पार्लिमानी लीडर हूँ, मैं उनकी फैमिली से तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे सैकड़ों हज़ारों के लाखों लोग हैं, लेकिन अगर लोग उसे वोट देते हैं, अमेरिका की जमहूरियत को तो सलाम है, वहाँ के ख़ानदान को सलाम है, पाकिस्तान के ख़ानदान की बात ना करना। इंडिया के ख़ानदान को भी सलाम है, इंदिरा गांधी को, सोनिया गांधी तक। पाकिस्तान में ख़ानदान की ये मतलब ये इसको कौन बाय करेगा इस बात को? बातचीत हम जारी रखेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। जावेद हाशमी साहब ने भी आज फिर प्रेसर किया और उनका कहना था कि मुल्क के सियासतदानों से तो उनके असासों पर सवालात पूछे जाते हैं, लेकिन क्या कोई जजेस और फ़ौज के जर्नल से कभी सवाल करता है या नहीं? एहतसाब का अमल शुरू होना था वज़ीर आज़म से शुरू होकर, हो पाएगा इतना? नहीं, कोई करना ही नहीं चाहता। ये जो 450 लोग हैं ना पनामा में, इसमें सिर्फ सियासतदान नहीं और भी बहुत सारे लोग हैं। इसमें जज भी हैं एक, उनका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस पड़ा हुआ है, फर्रुख या पता नहीं क्या नाम है, ऐसे ही कुछ, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं, कोई मीडिया के मालिकान हैं, कोई फलाने हैं, कोई फलाने। अच्छा, मैं इसको गलत नहीं समझता ऑफशोर कंपनी होना। मुझे पता, मैं PIA में था, 15-20 तो उनकी थी, हर जहाज़ के पीछे एक ऑफशोर कंपनी होना, ये तो एक मतलब असल में मसला ये है कि क्या मनी जो है वो लॉन्डर की गई थी, मुल्क से बाहर नहीं गई थी, ये अवामी पैसा था, उसका रिकॉर्ड है मौजूद, ये मसला है ही नहीं। पहली बात तो ये है कि करप्शन कोई ये जितने लगे हुए हैं ना नवाज शरीफ के खिलाफ, उसकी फैमिली के खिलाफ, ये करप्शन के हक में हैं सारे लोग, ये कोई खिलाफ नहीं है करप्शन के। इसकी दलील ये है, आर्गूमेंट इज दिस, कि 450 में से 2 को पकड़ा हुआ है आपने, इसका मतलब 448 को तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना आप, क्योंकि उनकी तो बात ही नहीं कर रहे। होना ये चाहिए, इंसाफ क्या चीज़ होती है। लेकिन मुशाहिदुल्लाह साहब, अगर पीपल्स पार्टी की बात मान ली जाती, पार्लियामेंट में ये सारी तहकीकात हो जाती, तो फिर बात यहाँ तक ना पहुँचती ना। जी, पीपल्स पार्टी तो कभी भी नहीं चाहती ये काम होना। आप पीपल्स पार्टी को छोड़ दें, पीपल्स पार्टी में शायद कोई 1-2 लोग हों जो करप्ट ना हो, वरना कोई ऐसा आदमी नहीं। इनके 150 लोगों ने बेल बिफोर अरेस्ट कराई है सिंध के, इनके वजीर भागे में, अभी भी कुछ एक आध वापस आ गए, घर वर लेके अरबों की प्रॉपर्टियां लेके आए हैं, उन्हें कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है। नवाज शरीफ देखें, मैं जो मेरी बात सुन ले, मेरा नुक्ता सुन ले, नवाज शरीफ के क्यों, मैं इसका असल सियासी पहलू होता है, ये बाकी ऐसी बातें फ्रॉड है ये सारी, ये JIT WIT। बात यह है कि नवाज शरीफ जिसने 4 साल पहले इस मुल्क की जो हालत थी आज उसको यकसर तब्दील कर दिया है, वो लोग जो अपने अपने सूबों में हुकूमतों में हैं, कुछ नहीं कर सके अवाम के, उन्हें फिक्र पड़ गई है कि ये अब आइंदा भी जीत जाएगा, अब इसको रोको, इसको ख़राब करो, इसका सियासत के मैदान में मुकाबला हम नहीं कर सकते, ये हाथ खड़े कर दिए हैं इन्होंने, लिहाजा इसको टेक्निकल नॉकआउट करो,
जो वो भी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, लेकिन एक जो परसेप्शन है, तासुर है पब्लिक में करप्शन का, फैमिली बिजनेस के बारे में, ये तो काफ़ी डैमेजिंग है। ये कोई नहीं है ही नहीं, है ही नहीं। इसकी भी मैं आर्गूमेंट दलील देता हूँ आपको। आज़ाद कश्मीर के जब इलेक्शन हो रहे थे ना, तो उस वक्त ये नया नया था, पनामा पनामा पनामा। इमरान खान ने बड़े जलसे किए वहाँ जाके, और कोई बात नहीं कि इसने कश्मीर की आज़ादी की, किसी चीज़ की, बुरहान मुजफ्फर वानी की, किसी की, पनामा 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 पनामा, एक सीट नहीं मिली। इसका मतलब है अवाम में कोई, ये अवाम का इशू नहीं है, ये चंद लोगों का। उस तरह से कह सकते हैं पीपल्स पार्टी के बारे में आप बात कर रहे थे, लेकिन अभी वो PS 114 में पीपल्स पार्टी जीत गई थी। तो जीत गई तो क्या हुआ कराची में? यानी कि करप्शन इशू नहीं है। ये जो लोग बात कर रहे हैं, इनका करप्शन कोई इशू नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये देखे ना, इमरान खान की अपनी निकल आई ना, इमरान खान की बहनों की, वो भी तो ज़कात खैरात के पैसे फंसे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा KPK में जो कुछ कर रहे हैं, सिंध में जो कुछ कर रहे हैं, अगर तो ये करप्शन के खिलाफ होते तो पहले अपने हाथ साफ करते ना, फिर मुझे और आपको कहते ना। अपने हाथ डूबे में आज के रोज़ भी इन्होंने की होगी करप्शन, लेकिन नवाज शरीफ जिस पे 1 रुपए का इल्ज़ाम नहीं है। देखें, या इंसान करप्शन करता है या डेवलपमेंट करता है, लोगों के काम करता है। नवाज शरीफ को सजा इस बात की दी जा रही है कि तुझे किसने कहा कि तू CPAC करता फिरे, तू भी इसी तरह रहना इमरान खान की तरह, मुशाहिदा साहब जी, मुशाहिदा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा वक्त ख़त्म हो गया है। जाहिर है देखेंगे कि आगे क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट की जब समाअत होती है तो क्या कार्रवाइयाँ की जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। वेलकम बैक टू द शो। अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी बराए इंसानी हकूक़ की जानिब से पहली दफ़ा पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल पर और उससे मुताल्लिक़ मुआहदे की पासदारी के बारे में जायज़ा लिया जा रहा है। ये जायज़ा पाकिस्तान के लिए क्या हैसियत रखता है, जानिए इस रिपोर्ट में। अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी बराए इंसानी हकूक़ जेनेवा में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से शहरी और सियासी हकूक़ के माहिदे की पासदारी का जायजा ले रही है। इस सिलसिले में कमेटी का पहला इजलास कल हुआ, जबकि दूसरा आज होगा। माहिदे की पासदारी में नाकामी की सूरत में पाकिस्तान के यूरोपीय ममालिक से तरजीही तिजारती हैसियत यानी GSP+ स्टेटस खतरे में पड़ सकता है, जिससे बरामदात की मद में हासिल होने वाले 6 अरब यूरो की कमाई मुतासिर होगी। पाकिस्तान ने 2010 में इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स यानी ICCPR की तस्दीक की थी, जिसके तहत दस्तखत करने वाले ममालिक पर लाजिम है कि वो अपने मुल्क में तमाम शहरियों को उनके बुनियादी इंसानी हकूक फराहम करें। लेकिन दिसंबर 2014 में पाकिस्तान ने इस माहिदे के जवाबित के बरअक्स सजाए मौत पर लगाई गई पाबंदी खत्म कर दी, जिसके बाद मुतादिद मुकदमात में 465 अफराद की सजाए मौत पर अमल दरामद किया जा चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी बराए इंसानी हकूक ने गुज़श्ता रोज होने वाले इजलास में पाकिस्तानी वक्त से मुल्क में सजाए मौत, अफगान पनाह गजीन के साथ इम्तियाजी सलूक, आम शहरियों, सहाफियों, ब्लॉगर्स की गुमशुदगी और गैरत के नाम पर कत्ल की सूरत हाल पर सवालात किए। मुल्क में सजाए मौत की बहाली, औरतों के खिलाफ तशद्दुद और इजहार राय की आज़ादी पर कदगन पाकिस्तान की पोजीशन को कमजोर कर सकती है। ताहम पाकिस्तान ने शहरी और सियासी हकूक के माहिदे पर दस्तखत और इसकी तस्दीक की है, इसलिए कमेटी के हतमी फैसले को मानना इस पर लाजिम है। इस जायज़े के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रीमा उमर, जो ह्यूमन राइट्स लॉयर हैं और यहाँ इस जायज़े में ज़ाहिर ऑब्ज़र्व भी कर रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया रीमा वक्त देने का। रीमा, 2-3 मोटी बातें जो सामने आई हैं इस जायज़े से, वो एक तो पाकिस्तान ने जो पाबंदी उठा दी थी फांसी और फांसी की सज़ा पर, तो क्या पूछा गया पाकिस्तानी वफ़द से? जी बिल्कुल, सज़ाए मौत का जो इशू है वो कल भी और आज भी उठाया गया और लगता है कि कमेटी जो है ह्यूमन राइट्स कमेटी, उसकी एक प्रायोरिटी है सज़ाए मौत का जो इशू है। सज़ाए मौत जो है वो इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो है वो बिल्कुल प्रोहिबिट नहीं करता, लेकिन बहुत सी कंडीशंस हैं जो मीट करनी होती हैं सज़ाए मौत देने से पहले। तो पहला इशू जो उठाया गया वो ये था कि क्या पाकिस्तान जो लोग बच्चे थे उस टाइम जब उन्होंने कोई क्राइम कमिट किया, क्या उनको सज़ाए मौत दे रहा है? इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन पॉलिटिकल राइट्स इसको प्रोहिबिट करता है। दूसरा, ऐसे लोग जो ज़हनी तवाज़ुन जिनका ठीक नहीं है, जो मेंटली इनकैपेसिटेटेड हैं, क्या
उनको पाकिस्तान सजाए मौत देता है, और तीसरा सवाल ये उठाया गया कि जो फेयर ट्रायल के स्टैंडर्ड्स हैं क्या वो मीट होते हैं सजाए मौत देने से पहले। तो ये 3 इश्यूज थे, और पाकिस्तान का यही मौक़िफ़ रहा कि पाकिस्तान बच्चों को एग्जीक्यूट नहीं करता, जो लोग मेंटली इनकैपेसिटेटेड हैं उनको एग्जीक्यूट नहीं करता। लेकिन यहाँ पे जो NGOs हैं उन्होंने बहुत से फैक्ट्स ऐसे, बहुत से केसेस कमेटी के सामने रखे, कमीशन के सामने, जो ये दिखाते हैं कि शायद पाकिस्तान के कवानीन इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल के मुताबिक के नहीं हैं। तो ये इश्यूज उठाए गए, पर इसके अलावा और भी कई इश्यूज थे जिसमें पाकिस्तान के जो दहशतगर्दी के फौजी अदालतों का मामला भी, उस पर भी पूछताछ की गई थी पाकिस्तानी वक्त से। जी, फौजी अदालतों के बारे में भी पूछा गया कि क्या वो फेयर ट्रायल राइट्स मीट करते हैं, सिविलियन कोर्ट्स में अपील नहीं होती, जो हाई रेट ऑफ कन्फेशंस हैं 95% के करीब, वो क्यों है, जो जिन लोगों को ये फौजी अदालतें ट्राई करती हैं क्या वो इंडिपेंडेंट हैं, क्या वो इम्पार्शल है, क्योंकि जैसा कि आप जानती हैं कि फ़ौजी अदालतों में जो जज होते हैं वो मिलिट्री के अफसर होते हैं, और इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ये वाज़ेह तौर पे कहता है कि एक कोर्ट का इंडिपेंडेंट, गैर जानिबदार और आज़ाद होना इज़ इंटेग्रल टू अ फेयर ट्रायल। सो ये भी बात की गई। इसके अलावा जबरी गुमशुदगी के बारे में भी आज काफ़ी ज़्यादा सवालात उठाए गए कि पाकिस्तान कहता है कि वो जबरी गुमशुदगी के अगेंस्ट उसने कमीशन बनाई है और काफ़ी कार्रवाई हो रही है, लेकिन बार बार कमीशन ने पूछा पाकिस्तान के वक्त से कि एक भी सज़ा क्या हुई है जबरी गुमशुदगी के लिए, और पाकिस्तान के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तो बार बार कमीशन की तरफ से साथ ये भी जो कमीशन के कमीशन के अपने आदाद व शुमार हैं कि जबरी गुमशुदगियों की जो तादाद है वो बढ़ रही है। जी, तो तादाद बढ़ रही है, तो जी 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 तो पाकिस्तान जो है वो एक्नॉलेज है, पाकिस्तान ये एडमिट करता है कि पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगी है, लेकिन आज जो वक्त है उन्होंने अजीब बात की, जो ह्यूमन राइट्स कमेटी है उनको कुछ खास अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि लोग अपनी मर्जी से गायब हो जाते हैं, वो अपनी मर्जी से कहीं चले जाते हैं, और कमेटी ने, ह्यूमन राइट्स कमेटी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा है कि पाकिस्तान में जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो जबरी गुमशुदगी में मुलव्वस हैं, उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाए। इस पे पाकिस्तानी जो वक्त है उसने कुछ नहीं कहा, और कमेटी बार बार ये बात कर रही थी कि टॉर्चर के लिए, जबरी गुमशुदगी के लिए गायब हो जाते हैं। जी, और कि कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी की बात की गई कि अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, और बार बार पाकिस्तान से पूछा गया कि क्या एक भी ऐसा शख्स है जो मिलिट्री या इंटेलिजेंस का जिनको जबरी गुमशुदगी या टॉर्चर के लिए क्रिमिनली प्रोसिक्यूट किया गया है, और पाकिस्तानी वक्त के पास कोई जवाब नहीं था इसके बारे में। इसके अलावा ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद, क़वानीन, वाक़यात, उस पर भी बात हुई। जी, इस पे भी काफ़ी सवालात पूछे गए। कमेटी, जो ह्यूमन राइट्स कमेटी है, उन्होंने ये बात एक्नॉलेज की कि पाकिस्तान ने कई लॉज पास किए हैं, कई ऐसे कवानीन, जैसे पंजाब में वायलेंस अगेंस्ट वुमेन वाला जो लॉ था, इसके अलावा पिछले साल ऑनर किलिंग्स पे भी एक लॉ पास हुआ, लेकिन उनका कंसर्न ये था कि क्या इन कवानीन पे इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो उन्होंने बार बार वक्त से ये पूछा कि आप हमें ये बताएं कि कितने लोग पंजाब में वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो लॉ पास हुआ उसके बाद प्रोसिक्यूट हुए, कितने केसेस हैं जो सामने आए। इसी तरह ऑनर किलिंग्स में भी उन्होंने पूछा कितने लोग हैं जिनको सजाएं मिली उस लॉ के बाद। और ये बात है कि उनका जो मौक़िफ़ है वो यही है कि हमारे पास लॉज ये सारे हैं, लेकिन जब उनसे इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पूछा जाता है, डेटा के बारे में पूछा जाता है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। यही हम सब वैसे भी ये बात रीमा जी, क्योंकि ये 2 दिन जायज़ा रहा। अच्छा, अगर पाकिस्तान वो स्टैंडर्ड्स, मयार उस पर पूरा ना उतरे तो फिर क्या होगा? जी, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ने अगर एक माहिदा रैटिफाई किया है तो वो उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो उसको इम्प्लीमेंट करे, और अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं करता तो जो कमेटी है ये अपने कंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशंस इशू करेगी कुछ हफ्तों में, जिसके अंदर वो बताएगी कि किस तरह से पाकिस्तान इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया इस कन्वेंशन को। लेकिन जो ज़्यादा शायद
पाकिस्तान के लिए बात होनी चाहिए वो ये है कि पाकिस्तान का GSP प्लस रिव्यू जनवरी में अगला ड्यू है, और जो GSP प्लस का रिव्यू है उसमें जो ये कमिटीज़ हैं और इनकी कंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशंस हैं वो देखी जाती हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है, आपने अपनी रिपोर्ट में भी कहा कि GSP प्लस स्टेटस के लिए पाकिस्तान को कुछ अहम इंसानी हुकूक की ट्रीटीज़ को रेटिफाई करना था, इस पे रिपोर्टिंग करनी थी और इनको इम्प्लीमेंट करना था। तो अगर ये कुछ महीने पहले कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर का भी रिव्यू आया, उसकी कमेटी ने बहुत ज़्यादा डैमिंग, मतलब बहुत संजीदा इल्ज़ामात पाकिस्तान पे लगाए कि पाकिस्तान में टॉर्चर अभी भी आम है और लोग प्रोसिक्यूट नहीं होते। पाकिस्तान में टॉर्चर का जो लॉ है वो कई सालों से पेंडिंग है। अभी भी लगता है कि ह्यूमन राइट्स कमेटी जो है वो काफ़ी संजीदा कंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशंस देगी, और जब EU GSP प्लस को रिव्यू कर रहा होगा और उसकी रिपोर्ट तैयार कर रहा होगा तो ये सब कंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशंस वो अपने सामने रख के वो रिपोर्ट करेगा। और हो सकता है और बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। हम ब्रेक पे जा रहे हैं। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे लाहौर में एक ताज़ा वाक़या हुआ है घरेलू मुलाजिम के ख़िलाफ़ तशद्दुद का। ट्यूसडे की रात को एक लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम नून की MPA के घर में 16 साल घरेलू मुलाजिम की लाश मिली, बोरी में बंद थी। उसकी बहन पर मुबैना तौर पर तशद्दुद के निशानात भी थे। इसके ख़िलाफ़ ज़ाहिर कार्रवाई शुरू हो गई और मालूम हुआ कि MPA जो हैं शाहजहां, वो रिज़र्व सीट पे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उनकी बेटी जो है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके अलावा पंजाब के वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने नोटिस भी लिया है वाक़े का। ये बहुत ज़ाहिर है जो ताकतवर लोग हैं, जो इस किस्म के जो घरेलू मुलाजमीन हैं उन पर जिस किस्म के तशद्दुद होते हैं। तैयबा केस भी हमारे सामने है, वो भी केस अभी चल रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारवी सिमत, जो तज्ज़ियाकार हैं। मारवी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। मारवी, अभी भी तैयबा केस का मामला जो है वो चल रहा है, इट्स इन द कोर्ट, और अब ये ताज़ा वाक़या सामने आया है। बहुत ज़ाहिर तशद्दुद का इसको जब मैंने इसको देखा था सुबह, जब इसकी बहन को अतिया की फुटेज भी चल रही थी जिसके ख़िलाफ़ तशद्दुद भी हुआ था, तो रोंगटे खड़े होते हैं। एब्सोल्युटली। इसमें अंबर बात यह है कि ये तो इक्का दुक्का वो वाक़यात हैं जो मीडिया जिन्हें कैच कर लेता है। ऐसे बहुत से बेशुमार ऐसे केसेस हैं जो हमारे रिमोट एरियाज़ में, देही इलाकों में होते हैं, जहाँ तक मीडिया की आंख और मीडिया का कलम नहीं पहुँच पाता। और चूँकि तैयबा के बाद अब ये केस सामने आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीच में और कोई ऐसा केस हुआ नहीं। इसकी वजूहात तो बेशुमार है, लेकिन मैं समझती हूँ जो करना इस वक्त चाहिए वो सबसे पहला तो काम है कि जो डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के ना तो लेबर लॉस के अंडर वो कवर हो रहे हैं, ना ही ऐसा कोई सिस्टम हमारे यहाँ है कि उनकी रजिस्ट्रेशन की जाए कि अगर आपने कोई अपने घर में हेल्पर रखना है तो कहीं कोई एक ऐसा इदारा हो जो जहाँ पर आप उनको बता सकें। इनफॉर्मली तो हम बताते हैं, जैसे मैंने अपने थाने में, मुतल्लका थाने में बताया हुआ है, उनके अपने घरेलू मुलाजमीन जो हैं उनके शनाख्ती कार्ड की कॉपियां जमा कराई हुई हैं, मगर ये फिर सिटीजन्स के अपने प्रोएक्टिवनेस के ऊपर है। इसमें हुकूमत ने कोई स्ट्रिंजेंट कोई एक तरीक़ाकार नहीं बनाया हुआ कि लाजमी हो जाए कि आपको ये करना ही है। दूसरा यह है कि मैंने कोई 2-3 साल पहले बहुत कोशिश की, और ख़ासतौर पे पंजाब असम्बली के साथ जो पंजाब जो वुमेंस कॉकसेस बनी हुई हैं तमाम सूबाई असम्बलियों में और नेशनल असम्बली में, मैंने फर्दन सबके साथ कोशिश की कि इसके ऊपर एक कानून आ जाए कि जिसमें घरेलू मुलाजमीन जो हैं उनको लेबर लॉज के अंडर लाने का और उनको उनकी जो सर्विस है उसको रेगुलराइज करने का। लेकिन मुश्किल ये है अंबर कि
जिन्होंने ये कानून साजी करनी है वो तमाम ही वो ये तबकाती फ़र्क है, ये उस तबके का प्रॉब्लम नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली इसमें हमारी NGOs और हमारे जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं वो भी इस कानून के लिए उस तरीके से एडवोकेसी नहीं कर सके हैं जिस तरीके से करनी चाहिए, इतना दबाव नहीं डालते। लेकिन अब देखिए, जैसे मिसाल के तौर पर ये जिनकी बेटी ने मुबैना तौर पर उनके घर से ये उसकी बच्चे की लाश मिली थी, वो खुद MPA हैं। तो बिल्कुल यही मैं अर्ज कर रही हूँ अंबर, आपने बिल्कुल सही नुक्ता जो है वो उसकी निशानदेही की है कि जिन्होंने कानून साजी करनी है वो उस तबके वहाँ पर तबकाती फ़र्क इतना ज़्यादा है कि और फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मिडिल क्लास का भी है और जो हमारी सियासी जो तबका है उसका भी है कि ये सारी इस्तेहसाल और एक्सप्लॉयटेशन तो इस तबके ने करनी होती है जो अपना हक समझ कर ये करते हैं। और आपको आपके मतलब हमारे जो नाजरीन हैं उनको भी हैरत। मैं माफ़ कीजिएगा, आपकी बात काट रही हूँ। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं हुकूमत पंजाब के तर्जुमान मलिक खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का मलिक साहब। ये जब खबर ज़ाहिर मीडिया पे आई उसके बाद क्या क्या कार्रवाइयाँ हुई, कहाँ तक पहुँचा है मामला? शुक्रिया। देखिए, इसमें एक तो FIR रजिस्टर हो गई है और ये जो प्रेमा फिशाए उनकी कंप्लेंट है उसमें तो ये बज़ाहिर लग रहा है कि ये डोमेस्टिक वायलेंस का ही केस है। और ये जो बच्चा जिसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है और जो कंप्लेनेंट हैं उससे ये तो बात कि एक डेड बॉडी है, दूसरा जो है वो बहुत जख्मी है और उसके ऊपर भी तशद्दुद के निशानात बड़े वाज़ेह हैं। और बदकिस्मती से जो मारवी कह रही थी, आई जस्ट हैव टू एंडोर्स दैट मैं even in being the government position, I have no reason to deny कि ये एक neglected area है, domestic violence ये और ये जो घरेलू मुलाज़मीन और उनके हुकूक तशद्दुद जो है ये इस पर बड़ी सीरियस लेजिस्लेशन की जरूरत है। एक बहुत बड़ी बुराई जो हमारे मुआशरे में बड़ी देर होती है और ये तकरीबन हर घर के अंदर ये बच्चे काम कर रहे हैं और उनके हालात भी इससे मुख्तलिफ नहीं है। जब भी कोई इंसिडेंट होता है सिविल सोसाइटी आवाज उठाती है एंड समहाउ इट इज बीन नेग्लेक्टेड। इसमें कुछ काम पंजाब हुकूमत में जरूर हुए लेकिन वो इतना रिमार्केबल नहीं है कि उस पर हम ये कोई बहुत बड़ा क्रेडिट लेने की कोशिश करें। ठीक है, इट नीड्स अ वेरी सीरियस कंसिडरेशन, इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड ऑन। ठीक है, शुक्रिया मलिक साहब। मारवी, 2015 में सेनेट में भी तो एक बिल मंजूर हुआ था घरेलू मुलाजमीन के हवाले से। अमर, वो बिल डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से था जिसमें घरेलू मुलाजमीन पर तशद्दुद का एरिया भी कवर किया गया था। लेकिन मैं जिस कानून साजी की बात कर रही हूँ वो बिल्कुल अलग है। वो उनकी लेबर को रिकग्नाइज करने की बात है। मगर ये बिल भी इम्पोर्टेंट था। लेकिन 18वीं अमेंडमेंट के बाद आपको पता होगा कि जो कौमी असम्बली में कानून साजी होती है और सेनेट में वो लागू होती है ICT के ऊपर। जो सूबे हैं उनको अपनी कानून साजी अलग से करनी होगी। मलिक साहब अभी थे आपके साथ, मुझे मालूम नहीं कि वो भी हैं या नहीं, मगर मैं उनसे ये सवाल ज़रूर करना चाहती थी कि इस केस में और इस तरह के तमाम केसों में आपको मालूम है कि ये पावर रिलेशंस जो हैं वो बहुत एसिमेट्रिक हैं। जो मुलाजमीन बच्चे मुलाजमीन हैं उनके वालिदैन वगैरह उनकी फैमिलीज बहुत पावरलेस और बहुत ही मार्जिनलाइज तबके से होते हैं, जो हमने तैयबा के केस में भी देखा। तो मैं सवाल ये करना चाह रही थी, जैसे हमने तैयबा केस में देखा था, इसीलिए उनको ज़ाहिर है ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। मारवी, हमारा वक्त ख़त्म हुआ है प्रोग्राम का। आपका बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। न्यूज़ वाइज के बारे में आप कुछ कमेंट करना चाहें, किसी भी हिस्से के बारे में, तो हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल हाजिर है। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।